वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण। वर्तमान में पूर्ण काल की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हिंट्स की बात कर लेते हैं, इसके पहचान की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ए है इत्यादि। मतलब कार्य प्रोग्रेस में हो चुका है, मतलब अनिश्चित, मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और उसमें भी पूर्ण काल की बात करता है। मतलब जैसे वह खाना खा चुका है, मतलब खाना तो खत्म हो गया लेकिन है, वह बाजार जा चुका है, मतलब यहां से तो निकल गया लेकिन दिख रहा है, मतलब कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन अभी जस्ट पूर्ण हुआ है, समझना, वर्तमान स्थिति में हुआ है, उसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इसका जो हिंट्स होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी बात मैंने आपसे की थी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ आता है और प्लूरल नंबर के साथ है आता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अदर वर्ड आता है। अब जैसे इस सेंटेंस की बात करें तो हमने इसका एक एग्जांपल दिया है। सबसे पहले जैसे हमने लिखा कि रानी गाना गा चुकी है। अब कौन गाना गा चुकी है? रानी। तो हमने रानी की अंग्रेजी पहले लिख दिया, पहले हमने किसकी अंग्रेजी लिखा? रानी। अब रानी एक वचन है कि बहुवचन? तो रानी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे है आएगा। और उसके बाद काम क्या कर रही है? गा चुकी है। तो गाना की अंग्रेजी सिंग होता है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, sang, song। तो यहाँ हो जाएगा रानी है sung a song, रानी एक गाना गा चुकी है। और यही अगर प्लूरल नंबर में देखना चाहें तो भी देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो कौन क्रिकेट खेल चुका है? वे। तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। अब दे प्लूरल नंबर है, दे जो है वह प्लूरल नंबर है, वो बहुवचन है, तो दे के साथ क्या आएगा? है। दे के साथ जो है आएगा। तो दे हैव वॉच्ड। अब यहाँ पे देखिए वॉच जो है ये चुका है, चुकी है, इसलिए यहाँ पे ईडी लगेगा। तो क्या हो जाएगा? दे हैव वॉच्ड क्रिकेट, वे क्रिकेट देख चुके हैं। तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, समझ में आया? अब यहाँ पे वॉच था तो हमने क्या लगा दिया? वॉच्ड लगा दिया, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप हमने यूज किया है। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। कौन से सेंटेंस की बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में हम क्या करते हैं? नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? है और है। तो एक वचन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ है लिखते हैं और प्लूरल नंबर के साथ है लिखते हैं। उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे जल्दी आप एक एग्जांपल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का, मतलब कि एक वचन का हमने लिखाया है सिंगुलर वाक्य, वह गांव नहीं गया है। अब कौन गांव नहीं गया है? वह क्या है? सिंगुलर नंबर है। वह जो है सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर में क्या आता है? हैज। क्या आता है? हैज। तो वह के लिए हमने ही लिख दिया और ही के साथ हैज लगा दिया। ही हैज। अब गया है तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। लेकिन गो में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही हैज। उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट। तो ही हैज नॉट। अब जाना की अंग्रेजी गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब कहां गया है? टू मार्केट। तो इसका हो गया ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो तुम खाना खाने नहीं गए हो। तो कौन खाना खाने नहीं गए? तुम। तो तुम के लिए क्या आ गया? यू। अब यू प्लूरल नंबर है तो उसके लिए क्या आया हमारा? है। हमने क्या लगाया? है। यू है। फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। यू है नॉट गॉन। अब जाना की अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब यहाँ पे देखिए गॉन भी है और ईट भी है, दो क्रियाएं एक साथ मैंने जोड़ी है। तो जब भी दो क्रियाएं एक साथ आती हैं
तो पहली क्रिया जो है टेंस के अनुसार टेंस के रूप में आती है, और जो दूसरी क्रिया होती है वह जो है टेंस के अनुरूप नहीं होती, वह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है, टू के बाद जो यूज की जाती है। तो यहाँ मैंने गो में गो का थर्ड फॉर्म गॉन लिखा, लेकिन उसके बाद टू है, तो टू के बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा ईट। तो यहाँ पे हो गया यू हैव नॉट गॉन टू ईट फूड, आप खाना खाने नहीं गए। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैंने लिखा, सोनाली और महेश चाय नहीं पिए हैं। तो कौन कौन नहीं पिया है? सोनाली और महेश। तो सोनाली और महेश ये दोनों कौन से नंबर हुए? प्लूरल नंबर हुए। दो नाम की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? दो नाम की बात हो रही है। तो सोनाली और महेश चाय नहीं पी, तो यहाँ पे मैंने लिखा सोनाली एंड महेश। अब दोनों बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो है, तो सोनाली एंड महेश है नॉट। अब टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, सोनाली और महेश चाय नहीं पिए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। कौन से सेंटेंस की बात करते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की बात कर लेते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? WH। WH लिखते हैं। अगर WH नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब आता है, और अदर वर्ब के बाद जो है क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे पहले WH था, तो WH लिखा, उसके बाद हैज या हैव, सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद जो है हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। वहीं अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो वह हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, हैज से, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब जैसे यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है कि सोनू कहाँ गया है, तो कहाँ वर्ड, ये जो प्रश्न सूचक शब्द है कहाँ ये बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख दिया, तो हमने क्या लिखा? वेयर। अब यहाँ पे वेयर के बाद सोनू है, तो सोनू एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो सोनू के लिए क्या आएगा? सिंगुलर नंबर है तो हैज। तो क्या हो गया? वेयर हैज। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सोनू है, तो वेयर हैज सोनू गॉन, वो का थर्ड फॉर्म हमने गॉन लिखा। अब इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, इसमें क्या नहीं है? ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड है, तो हमारा सेंटेंस गॉन पे ही समाप्त हो गया। तो हमने इसको लिखा कि वेयर हैज सोनू गॉन। जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, क्या राज खाना खा चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक और चेंजेस मैंने किया है, यहाँ पे हमने क्या वर्ड पहले लिख दिया है, क्या सबको पहले लिख दिया है। तो जब क्या वर्ड पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो इस क्या के लिए बेटा हैज पहले आ गया, क्योंकि यहाँ राज है, और राज कौन सा नंबर है? राज जो है वह सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, और एक वचन में हमेशा हैज लगता है, और बहुवचन में क्या लगता है? है। तो हमने क्या लिख दिया? हैज। क्या है? तो हैज। हैज के बाद फिर बरोबर, हैज राज। अब यहाँ वर्ब है खा चुके हैं, तो खाना की अंग्रेजी ईट होती है। क्या होता है? ईट। अब ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, तो हमने लिखा हैज राजू ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ईटेन फूड, और फूड के बाद हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज राज ईटेन फूड, क्या राज खाना खा चुका है। ऐसे ही लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी होता है। इसमें नकारात्मक भी वाक्य होता है और प्रश्नार्थ भी होता है, प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH के बाद हैज या है, सिंगुलर नंबर है तो है और प्लूरल नंबर है तो है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम अदर वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस समझ में आया? जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसमें ध्यान देना होता है कि सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब
WH उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर सब्जेक्ट के पहले आप नॉट लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है इंट्रोगेटिव में। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिखा बेटा कि संदीप गांव क्यों नहीं आया है। संदीप गांव क्यों नहीं आया है। आप यहाँ पे क्यों जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है वह कहाँ पे है, बीच में है। उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो ये क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिख दिए तो क्या हो गया, वाई। क्यों की अंग्रेजी अगर हम पहले लिख दिए तो क्या हुआ, वाई। अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, संदीप। अब ये देखना है कि संदीप एक वचन है कि बहुवचन है। तो संदीप कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। तो क्या हो जाएगा, वाई संदीप के लिए एक वचन है तो है, वाई है संदीप। अब सब्जेक्ट संदीप हो गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। तो वाई है संदीप नॉट, और नॉट के बाद क्या आएगा आपका, कम। वाई है संदीप नॉट कम टू विलेज। संदीप गांव क्यों नहीं आया है, बरोबर। तो यहाँ पे WH पहले हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है बेटा, और थर्ड फॉर्म फिर कम होता है। समझ में आया। अब इसी में हम लास्ट एग्जांपल की बात करेंगे। तो लास्ट एग्जांपल है कि क्या वे सब चाय पीने नहीं गए हैं। अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड क्या जो है वो पहले आ गया है, और जब भी क्या पहले आ जाता है तो मैंने आपको बताया उसे ऑक्सिलरी सेंटेंस कहते हैं। और अगर क्या पहले आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे क्या है, क्या वे सब। तो वे सब की अंग्रेजी क्या होगी, दे। अब दे कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर है। दे कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर है। तो दे के लिए क्या आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा, क्योंकि दे प्लूरल नंबर है तो दे के लिए क्या आएगा, है। तो हमने लिखा है, के बाद दे लगाया। और दे अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो यहाँ पे हो गया है दे नॉट, बरोबर। है के बाद दे के बाद नॉट। अब नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब। अब वर्ब क्या है इनका, गए, जाना और पीना, दो वर्ब लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम वर्ब कौन सा लिखते हैं, जो पहले कार्य होता है। तो सबसे पहले कार्य क्या हुआ, जाना। और दूसरी बात ये होती है कि जो पहले वर्ब लिखा जाता है उसी का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये जो पहला वर्ब है गॉन, गो, अब गो का थर्ड फॉर्म हमने पहले लिख दिया तो क्या हो गया, गॉन। तो है दे नॉट गॉन। अब गॉन के बाद टू लगाया, इंफिनिटिव टू लगा के हमें क्या करना है, हमने दूसरा वर्ब जोड़ा, और दूसरा वर्ब क्या है, पीना। तो पीना की अंग्रेजी क्या होती है, टेक। ड्रिंक भी होता है, लेकिन ड्रिंक जैसे पानी पीना है सब। लेकिन जब हम जिस चीज की चुस्की लेते हैं या रुक रुक के पीते हैं तो वहां पे टेक का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव दे नॉट गॉन टू टेक। अब आगे क्या नहीं पीनेंगे, चाय। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया हैव दे नॉट गॉन टू टेक टी। तो इस प्रकार से हम परफेक्ट टेंस का जो है ट्रांसलेशन करते हैं। तो आप लोगों को आज घर पे बैठकर शांति से इसके कम से कम 10 वाक्य जो है बनाने पड़ेंगे। अगर 10 वाक्य की आप प्रैक्टिस करोगे तो आज आपका परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया। फिर से मैं एक बार बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वर्तमान में पूर्ण काल। जैसे मैंने कहा कि वह खाना खा चुका है, मतलब खाना तो खत्म हो गया है लेकिन थाली दिख रही है, मतलब कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन अभी उसके कुछ प्रमाण हैं। जैसे मैंने कहा सोना बाजार गई है, तो सोना बाजार गई है मतलब यहां से निकल गई लेकिन आगे दिख रही है। समझ में, कार्य जो है वह पूर्ण हो गया यहां से लेकिन अभी आगे है। समझ में आया। तो वर्तमान में जो है यह अनिश्चितता की बात करता है, वर्तमान में जो है यह पूर्णता की बात करता है। तो जब वर्तमान में पूर्ण काल होता है
तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। और इसका हेल्पिंग वर्ब एक बार फिर से याद रख लो, इसका जो हिंट्स होता है उसको याद रख लो। इसका हिंट्स होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, समझ में आया। और इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी खासियत परफेक्ट टेंस की ये होती है कि हमेशा क्रिया का थर्ड रूप यूज किया जाता है। तो वंदे मातरम, आज का टॉपिक हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अब कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, आपके साथ सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, बाय।